Hi friends, welcome to Commerce Gyan Misra ji classes. And today we are going to start a very interesting chapter, that is private, public and global enterprises, जो कि क्लास 11 बिजनेस स्टडी का सिलेबस में आता है। आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर अप करने का। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज don't skip the video. Please watch till the end. भारत के आजादी के बाद देश को विकसित बनाने में पब्लिक सेक्टर के महत्व को पहली बार समझा गया। इसके भारत में इसीलिए देखा गया कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी का जन्म हुआ और भारत ने इस मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, जो कि कहीं ना कहीं प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर का कह सकते हैं आप एक मिश्रण है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि एक ऐसा सेक्टर है जिसका कंट्रोल, मैनेजमेंट, ऑनरशिप ये सभी किसी व्यक्ति विशेष या किसी ग्रुप के अंदर में होता है। जबकि दूसरे तरफ अगर ले ले हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, तो ये ऐसा सेक्टर कहलाता है या एंटरप्राइज कहलाता है विच हैव द ऑनरशिप, मैनेजमेंट और एनीथिंग इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि एक स्टेट एज वेल एज एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी का मतलब है एक तरफ प्राइवेट सेक्टर और दूसरे तरफ हमारा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आते हैं। ठीक उसी तरफ दूसरे तरफ अगर बात कर ले दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, तो वहां हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और साथ ही साथ जो थर्ड पोर्शन होता है या फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं आप, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी आते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसमें आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इसके बाद हम लोग जानेंगे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और थर्ड वन द गवर्नमेंट कंपनी। सो व्हाट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? अगर बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बारे में, ये बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल फॉर्म कहलाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। पब्लिक एंटरप्राइज का जो कि एक सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा संचालित की जाती है। ऐसे में ये जो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो एक डिपार्टमेंट या एक कंसर्न मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये गवर्नमेंट को आंसरेबल होता है, मींस एज दे आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट हाउस, तो ऐसे में दे आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। ये पूरी तरह एक मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, या बोल सकते हैं किसी गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स का अगर बात करें, लाइक इंडियन रेलवे, पोस्ट टेलीग्राम, डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीफोन सर्विसेज। तो ये तो हुआ हमारा शॉर्ट में नॉलेज अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट जो हम लोग जानना चाहिए दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सच डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सो पहला तो हो गया, ये पूरी तरह से एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कंसर्न मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये गवर्नमेंट का एक पार्ट है जो गवर्नमेंट से सेपरेट नहीं है, मींस इट डजंट हैव एनी सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तीसरा अगर बात करें तो इसके फाइनेंस को लेकर के, ऐसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का जो फाइनेंस है वो नॉर्मली जो एनुअल बजट होता है उसके थ्रू होता है।
बात करें नंबर 4, जो रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रेजरी के हाथों में चला जाता है। और अगर 5वें इंपॉर्टेंट फीचर्स का बात कर ले, इस डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग होते हैं, दैट्स कम्स और नॉन एज सिविल सर्वेंट्स। So these all about the features of departmental undertakings. Next अगर बात कर लें, that is the merits or advantages of departmental undertakings. So सबसे पहला जो बात है, it's a very easy to form. ऐसे जो departmental undertakings होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं। क्या? तो कंस्ट्रक्ट करना या क्रिएट करने में। नंबर 2 अगर बात कर ले, दैट इज इफेक्टिव कंट्रोल। चूंकि ये एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूर होता है। ऐसे में देयर इज अ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। नंबर 3 की बात करें, अकाउंटेबिलिटी। चूंकि ये डायरेक्टली जुड़ा है पब्लिक से एंड ये रेगुलेट होता है थ्रू द पार्लियामेंट हाउस, और कह सकते हैं regulated or worked from the part of department of any government या किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ऐसे में they are accountable to the parliament house. Next नंबर 4 को अगर ले लें, that is source of income। तो यहां जो source of income हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक ट्रेजरी के हाथों में जाके जमा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है कि आप लेकर के खुद में बांट लोगे, ऐसा नहीं है, यह ट्रेजरी के हाथों में जाके जमा हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो सबसे बड़ा जो समस्या है यहाँ इनफ्लेक्सिबिलिटी का कारण, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, इट कम्स थ्रू वर्ड or the objectives set by the ministry or the department of government। तो ऐसे में वो स्टैटिक होते हैं नेचर में, it cannot what make their decisions so much flexible। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या देखा गया है, they take so much time to take any kind of decision making। मीन्स जब उनको कोई डिसीजन लेना रहता है तो it takes what मीन्स उन्हें काफी समय लग जाता है वैसे डिसीजंस को लेने में। ऐसा नॉर्मली होता इसलिए है बिकॉज दे हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जिसमें काफी वक्त लगता है। तीसरा अगर बात करें, दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हम लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है इसका बजटरी कंट्रोल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसका हाथ एक तरह से बोल सकते हो बांध देता है थ्रू गवर्नमेंट बजट और बजटरी कंट्रोल। ऐसे में उनका जो रेवेन्यू भी आता है वो उनके हाथ में ना होकर के ट्रेजरी के हाथ में चला जाता है। नंबर 4 जो सबसे बड़ा समस्या देखा गया है इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दैट इज अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। बहुत बार देखा गया है बहुत सारे सिचुएशंस में कि ये जो मिनिस्ट्रीज है या पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इनडिफरेंट टू कंज्यूमर नीड्स, मींस जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के थ्रू वो बहुत बार देखा गया इनसेटिस्फैक्टरी होता है। किस लिए? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स डिमांड। तो ये हम बात किए डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को लेकर के। अब आते हैं दूसरे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की तरफ, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली ऐसा जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट होता है विच इज क्रिएटेड और यू कैन से फॉर्म्ड बाय ए स्पेशल एक्ट पास्ड थ्रू पार्लियामेंट हाउस, और कोई स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके हिसाब से इसका फॉर्मेशन होता है। ऐसे में बोल सकते हैं ये पूरी तरह गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस की जाती है। बात करें अगर पावर्स को लेकर के,
इसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, इसके लिमिटेशंस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये सभी कुछ उसी एक्ट के माध्यम से डिसाइड हो पाते हैं। अगर एग्जांपल्स को ले तो इसमें इंडियन एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आते हैं। अब आते हैं अगर बात करते हैं इसके फीचर्स को लेकर के, तो सबसे पहला तो हो गया इसको फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? एक स्पेशल एक्ट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर या बोल सकते हैं एक्ट के माध्यम से होता है। अगर बात कर रहे हैं ऑनरशिप का, तो इट इज होल्ली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मींस जो प्रॉफिट या लॉस है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस का निर्धारण अगर देखें तो उसी स्पेशल एक्ट के माध्यम से होता है। अगर बात करें चौथे का, दैट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मींस इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं ये सिलेक्टेड पर्संस होते हैं गवर्नमेंट का। नंबर 5 अगर बात करें इनका मेन मोटिव्स, सो इनका मेन मोटिव नॉर्मली क्या होता है? सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब आते हैं हम लोग एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को लेकर के। सो चूंकि ये फ्री है, अगर हम पहली बात करें पहले एडवांटेजेस की, तो चूंकि ये फ्री होते हैं किस तरह? बाय अनडिजायरेबल गवर्नमेंट कंट्रोल से, तो ऐसे में दे फील वेरी मच फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशनल एरिया। तो ऐसे में दे कैन एंजॉय द ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। बात करें नंबर 2, तो इनके पास इफिशिएंट स्टाफ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने खुद के नियम और कानून तैयार कर सकते हैं फॉर सेटिंग अप देयर रेम्युनरेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें फायदा ये होता है कि इनको जो रिसोर्सेस मिलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, वो काफी इफिशिएंट इन नेचर होते हैं। बात करें अगर थर्ड पॉइंट, तो अगर मोटिव अगर इनका ले लें, तो इनका नॉर्मली जो मोटिव होता है दैट इज सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के बात करें, क्विक डिसीजंस, मींस सच टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर कैपेबल टू टेक क्विक डिसीजंस। कारण क्या है? यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या रेड टेपिज्म नहीं पाया जाता है। ऐसे में दे कैन टेक अ वेरी क्विक डिसीजंस। डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में अगर बात करें, तो पहला जो हो गया हमारा ऑटोनोमी जो है वो सिर्फ पेपर पे ही रह जाता है। अगर प्रैक्टिकली अगर देखें तो जो इंटरफेरेंस हम बात करते हैं गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री का या पॉलिटिकल लीडर्स का, ये काफी ज्यादा होता है। तो ये सिर्फ पेपर में ही ऑटोनोमी दिखता है, हकीकत में नहीं। यहाँ पे लैक ऑफ इनिशिएटिव पाया जाता है। अब लैक ऑफ इनिशिएटिव कैसे? तो नॉर्मली ऐसे जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो कंपटीशन फ्री कहलाते हैं, मींस इनके कंपटीटर्स ना के बराबर होते हैं। ऐसे में जो यहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं, जो इफिशिएंट स्टाफ होते हैं, वो इफिशिएंट हो के भी अपने कामों को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गाइडेड टू अर्न व्हाट प्रॉफिट। उनका मकसद नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को हायर करने का, इंक्रीज करने का। ऐसे में दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सो यहाँ पे इनिशिएटिव का लैकनेस देखा गया है। नेक्स्ट, अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस। बहुत बार देखा गया है कि इनके जो स्टाफ्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो अपने पद का बहुत बार या पोस्ट का बहुत बार मिसयूज करते हैं और दे बिकम करप्टेड, जो बहुत ही खराब चीज होता है थ्रू द थॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। सो नॉर्मली वी नो द नेचर ऑफ कंपनी विच शुड बी रजिस्टर्ड or created with the Companies Act 2013 और any previous law, normally जो कि 1956 होता है। So एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तभी कहलाएगा जब वहाँ जो 51% पेड अप कैपिटल है वो आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो या
स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो, पार्टली स्टेट या किसी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो। तो ऐसे में दोज कंपनीज शुड बी रेफर्ड एज गवर्नमेंट कंपनीज। जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स लें तो भेल दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसके बाद अगर ले सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत मूवर्स, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो ये सब कुछ लीडिंग ब्रांड्स हैं गवर्नमेंट कंपनीज का। तो ये तो हो गया हमारा गवर्नमेंट कंपनीज को लेकर के। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑनरशिप। तो नॉर्मली जो ऑनरशिप होता है वो किसके हाथों में है? भाई गवर्नमेंट के हाथों में है। और ये लोग जो ओन करते हैं ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज को, वो होता है किनके नाम से? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। नंबर 2 अगर बात करें दैट इज रजिस्ट्रेशन। सच कंपनीज शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ दैट मे बी 1956। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। ऐसे कंपनियों का मैनेजमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है, जो कि नॉर्मली नॉमिनेटेड होते हैं या इलेक्टेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट। नंबर 4 की अगर बात करें दैट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। मीन्स ऐसे कंपनीज अपना इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो बड़ा ही सेपरेट होता है इनके गवर्नमेंट से। मीन्स दे कैन एंजॉय द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ देयर ओन नेम्स और दे कैन मूव इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इनके पास इफिशिएंट स्टाफ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने रूल्स को खुद बना सकते हैं एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट। सो ऐसे में ये रेम्युनरेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के अपना रूल्स तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर इफिशिएंट स्टाफ्स। नेक्स्ट अगर ले ले अकाउंटेबिलिटी का। सो नॉर्मली जो होते हैं दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे में जो एनुअल रिपोर्ट तैयार होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में कि आखिर व्हाट वाज द परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट ईयर। सो ये हो गया फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब आते हैं मेरिट्स को लेकर के। सो मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ बट गवर्नमेंट कंपनी का पहला जो पोर्शन हो गया दैट इज इजी फॉर्मेशन। ऐसे कंपनियों को बड़ी आसानी से हम तैयार कर सकते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। नंबर 2 ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। अगेन चूँकि यहाँ पे इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स का, सो ऐसे में दे कैन एंजॉय दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑटोनॉमी। नेक्स्ट अगर बात कर ली इंडिपेंडेंट स्टेटस का, सो नॉर्मली they are capable to enjoy the same thing as they enjoy in case of private companies। मीन्स इनके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो उसी तरह चलते हैं जैसे एक प्राइवेट कंपनी का भी चलता रहता है। नेक्स्ट है इफिशिएंट स्टाफ होते हैं, जो कि मैंने नॉर्मली प्रीवियसली बता ही दिया है, जहाँ ये लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर पाते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर एफिशिएंट स्टाफ्स। तो ये हो गया एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। सो जब डीमेरिट्स का बात उठता है तो यहाँ जो फ्रीडम है वो सिर्फ नाम के लिए, मीन्स जो ऑटोनॉमी है वो सिर्फ पेपर पे है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली सेम थिंग यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं, जो ऑफिशियल स्टाफ्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्री, इनका हस्तक्षेप बहुत बार देखा गया है। सो दे आर नॉट कैपेबल टू गेट दैट पर्टिकुलर फ्रीडम। नेक्स्ट है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो नॉर्मली ये डायरेक्टली आंसरेबल नहीं होते पार्लियामेंट में। ऐसे अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 का अगर बात करें, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, नॉर्मली जो डायरेक्टर सिलेक्टेड या नॉमिनेटेड होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, गवर्नमेंट से ही नॉमिनेट होते हैं। ऐसे में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। So these are the disadvantages or you may say demerits or limitations of government company. Next जो topic है हमारा the differences between departmental undertakings, statutory corporation and government companies. So सबसे पहला जो points of difference का basis ले रहे हैं हम लोग, that is formation. So normally we know department undertakings जो है वो formed होता है
अंडर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का, इट इज फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी का अगर बात करें, इट इज फॉर्म्ड और क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, इट्स मे बी 1956। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। सो नॉर्मली डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में जो मैनेजमेंट होता है वो बाय दैट पर्टिकुलर कंसर्न क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता है, विच हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में अगर बात कर रहे हैं, ये जो होता है ये मैनेज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, और सेम थिंग है गवर्नमेंट कंपनीज के केस में। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, दैट इज लीगल स्टेटस। तो जब हम लीगल स्टेटस का बात कर रहे हैं, सो there is no separate legal existence or status in case of our departmental undertakings, but there is separate legal existence. This feature is available in both the rest of the forms of public sector enterprise. Next है staff. So डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो स्टाफ होते हैं वो कहलाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जबकि अदर्स में जो है ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अगर बात कर ले हम लोग ऑनरशिप के दृष्टिकोण से, सो यहाँ पे टोटली जो ओन्ड होता है वो होता है किसका, मीन्स टोटल ओनरशिप जो होता है वो किसका होता है, दैट इज ऑफ मिनिस्ट्री और द गवर्नमेंट। बट बात करें अगर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में, यहाँ पे भी टोटल कंट्रोल या बोल सकते हैं टोटल ऑनरशिप किसका है, गवर्नमेंट का। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी मिनिमम एटलीस्ट 51% कंट्रोल तो होना ही चाहिए, अदरवाइज they will not get the ownership in that particular word company. Next, accountability का अगर बात कर रहे हैं, so डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो होता है कंसर्न मिनिस्ट्री को लेकर के, मीन्स दे आर अकाउंटेबल टू कंसर्न मिनिस्ट्री। बट बाकी दोनों का अगर बात करें, दे आर कंसर्न टू वर्ड पार्लियामेंट। सो ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन दिस थ्री। अब जो बात करेंगे दैट इज चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का। नॉर्मली इंडिपेंडेंस के बाद देखा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए बहुत सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो गई, लाइक पॉवर्टी का समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या, इलिटरेसी का समस्या, रीजनल इम्बैलेंस का समस्या। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। जब गवर्नमेंट ने चाहा कि प्राइवेट सेक्टर आकर के सामने खड़े हों एंड दे विल इन्वेस्ट इन हैवी इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं पाया गया, बिकॉज दे डिड नॉट गेट सच टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन हैवी इन्वेस्टमेंट एरिया। ऐसे में गवर्नमेंट ने ऐसा जिम्मा उठाया टू प्रोवाइड सच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो ऐसे में गवर्नमेंट का जो चेंजिंग रोल था, पब्लिक सेक्टर का उस समय जो चेंजिंग रोल था, आखिर वो क्या था। सो सबसे पहला जो चीज़ हुआ वहाँ पे रिडक्शन आया, किसमें, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो रिजर्व किया गया था फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को लेकर के। सो अगर याद करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को लेकर के, तो उस समय जो इंडस्ट्रीज हमारा रजिस्टर्ड थे दैट वाज नंबर ऑफ 17, जो कि घट करके इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के समय 8 हो गया। अब 2001 का अगर बात करें तो चेंज के बाद ये 8 की संख्या अब घट करके कितनी हो गई, 3 हो गई, जिसमें रह क्या गया हमारे गवर्नमेंट के हाथ में, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स फोर्सेस और रेलवे ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 अगर बात करें डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ PSE। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। सो नॉर्मली देखा गया कि जब ये नंबर को रिड्यूस करें तो आखिर रिड्यूस कैसे करेंगे। ऐसे में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग अपना शेयर्स को क्या करते हैं, बेच देते हैं। अब भाई बेचेंगे किसको, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर्स को।
सो जो शेयर्स सेल हो रहा है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। मीन्स गवर्नमेंट धीरे धीरे उन सभी को प्राइवेटाइजेशन की दुनिया में वह धकेलना चाहें। आखिर इसके पीछे मकसद क्या था? तो गवर्नमेंट चाहता था कि उनका जो लार्ज अमाउंट जो है फाइनेंस ऑफ फंड वो ब्लॉक हो रहा है, वो यूज़ हो दूसरे सोशल रिफॉर्म्स में, लाइक एजुकेशन को बढ़ावा दे, हेल्थ को बढ़ावा दे। फिर वो चाहते थे क्या, जो डेप्ट या इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आ रहा है उसको घटाएं, और चाहते थे क्या कि गवर्नमेंट कंट्रोल को थोड़ा कम करे। ऐसे में दे मूव फॉर प्राइवेटाइजेशन बाय डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। नंबर थर्ड का अगर बात करें, दैट इज पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज इट वाज फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो नॉर्मली देखा गया जो हमारा सिक पीएसयू है या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको किसके हाथों में हैंड ओवर कर दिया गया? बीआईएफआर। अब बीआईएफआर था क्या? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो पूरी तरह से जिम्मेदार होगा क्या चीज़ को लेकर के, कि वेदर उसको हम क्या उस पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी जो उसको हैंड ओवर कर दिया गया है सिक कंपनी के तौर पे, उसे बंद कर दे पूरी तरह या उसको चलाए। तो ये पूरी तरह किसके हाथों में आ गया? बीआईएफआर के अंदर। तो दैट वाज चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। टॉपिक है एमएनसी, दैट इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अगर ध्यान दे तो ये दो शब्दों से बना। मल्टीनेशनल मीन्स जो कंपनीज किसी एक पर्टिकुलर देश में स्प्रेडेड नहीं होते हैं, ये बहुत सारे देशों में फैले होते हैं। इनका हेडक्वार्टर किसी एक देश में होता है, जबकि ये एक देश में बैठ करके अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सारे देशों में बेच सकते हैं। नॉर्मली बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इनका जो साइज होता है जायंट साइज होता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि इनका जो सेल्स होता है वो किसी डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है। लाइक अगर आईबीएम का बात करें तो उसका तो फिजिकल एसेट्स देखा गया $8 बिलियन तक का है। इसीलिए इसका और भी कई नाम हुआ, लाइक ग्लोबल एंटरप्राइज, लाइक ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, लाइक इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। अब एग्जांपल्स को अगर कुछ ले लें, जैसे कोको कोला है, एलजी है, सैमसंग है, सोनी है, हुंडई है, नाइकी है, एक्सेट्रा। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एमएनसीज के अंडर में आते हैं। अब आते हैं फीचर्स की तरफ, तो इनका साइज क्या होता है? जाइंट, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला है कि किसी डेवलपिंग कंट्रीज का जो जीएनपी है वो इनके सेल्स के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल ऑपरेशन, मींस ये पर्टिकुलर एक कंट्री में कन्फाइंड नहीं होते हैं। इनका जो ऑपरेशन है वो किसी एक देश तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये पूरे विश्व में फैला होता है। इनके पास जो थर्ड अगर बात करें, इनके पास जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल नेचर में होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच इफेक्टिव एंड इफिशिएंट इन नेचर, बिकॉज दे आर वेल ट्रेंड पर्सनालिटीज ऑफ देयर ओन फील्ड। और बहुत बार कंपनीज क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, जिससे उनके मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के तौर पे जाने जाएं। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है इनके पास, क्योंकि हो सकता है इनका डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस बहुत सारे देशों में हो, बट इनका जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से होता है, दैट्स कॉल्ड हेड क्वार्टर्स। नेक्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये पर्टिकुलर एक देश में अपना मार्केट नहीं जमा कर रखते हैं, बल्कि इनका जो प्रोडक्ट्स है वो पूरे विश्व में फैला रहता है, मीन्स सेल हो पाता है। सो दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट। ये तो रहा एमएनसीज के बारे में। अब आते हैं ज्वाइंट वेंचर को लेकर के। ज्वाइंट वेंचर है क्या? सो नॉर्मली हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक बिजनेसेस या वेंचर आपस में मिल जाते हैं, दैट्स कॉल्ड काइंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर। बहुत लोग इसे पार्टनरशिप के तौर पे भी देखते हैं। लाइक अगर कुछ एग्जांपल ले लें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने क्या किया था, इपकॉल IPCOL जो कि एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी था, उसको अपने साथ मर्ज कर लिया, मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म कर लिया टू फॉर्म अ न्यू कंपनी दैट इज कॉल्ड IPI टाटा। अगर एक और एग्जांपल ले लें जो कि काफ़ी फेमस है, मारुति और सुजुकी,
एक इंडियन ब्रांड जबकि दूसरा क्या है, जापानीज ब्रांड, दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए, जो ज्वाइंट वेंचर का फॉर्म कहलाते हैं। अब इसे हम लोग ना कि मारुति ना कि सुजुकी के नाम से जानते हैं, बट इसे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, दैट्स कॉल्ड मारुति एंड सुजुकी। नॉर्मली ऐसा करते ये क्यों हैं? बहुत बार देखा जाता है कि इनके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसे में वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सो टू सर्वाइव दैट कंपटीशन वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। बहुत बार इन्हें कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो भी इस पर्पज से क्या करते हैं, ऐसे कंपनियां आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर फीचर्स को लेकर के बात करें तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कंपटीशन इन द मार्केट। दूसरा, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑल्सो। तीसरा, अगर बात करें, इट हेल्प्स टू डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी को बियर कर सके, उसके कॉस्ट को। बट अगर दो कंपनियां मिल जाते हैं तो उनके पास एक एडवांस फंड होता है एंड दे कैन व्हाट टेक द एडवांटेजेस ऑफ सच एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, लार्ज कैपिटल, जो मैंने पहले ही बोला। इसके बाद बात कर सकते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट, चूँकि ये एडवांस टेक्नोलॉजीज को ये अडॉप्ट कर पाते हैं, नॉट नेचुरली दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट। तो ये तो रहा ज्वाइंट वेंचर को लेकर के। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसे हम लोग P3 या P क्यूब के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में P क्यूब या P3 लिख देगा, बट यू हैव टू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस टू। सो ये एक नॉर्मली क्या है, एक तरफ गवर्नमेंट सर्विसेज है तो दूसरी तरफ एक प्राइवेट बिजनेस है। जब इन दोनों का एक वेंचर होता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि ऑपरेट और फाइनेंस होता है किसके माध्यम से, बाय द पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज ऑन द अदर साइड अ प्राइवेट बिजनेस। सो नॉर्मली इसका फीचर्स अगर देखें तो इट हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट सर्विसेज with a particular what private businesses। नेक्स्ट, अगर एक और एग्जांपल, एक और फीचर्स की बात करें तो इट प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर कैपिटल सब्सिडी, चूँकि जो प्राइवेट बिजनेसेस होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है किसका, गवर्नमेंट के एम को, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए को। तो ऐसे में गवर्नमेंट, बहुत बार देखा गया गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट। लास्ट वन इज शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू का अगर बात कर ले तो जो भी रेवेन्यू यहाँ अर्न होता है वो क्या करते हैं, दोनों मीन्स गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एंटरप्राइज आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। सो ये रहा आज का टोटल टॉपिक जो मैंने कवर किया इस चैप्टर से रिलेट करके। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।